गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। ये टोकन हमें दीजिए और बैठिए। ये लीजिए। थैंक यू सर। तो सबसे पहला आप अपना इंट्रोडक्शन बोर्ड को दीजिए, जिसमें अपनी कास्ट, अपने नाम और जिस क्षेत्र से आती हैं उसका उल्लेख मत कीजिएगा। प्लीज। सर मेरा एजुकेशन मेरी जो 10th क्लास से पढ़ाई हुई है, 10th क्लास तक की वो लखनऊ में हुई है। उसके बाद मेरा कॉलेज भी सर लखनऊ में हुआ है और उसके बाद मैं 2017 से पास आउट होने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ सर, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश पीसीएस का 2022 का भी इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा 2025 का भी मेंस है और सर ये वाला इंटरव्यू है। इसके अलावा सर समानता मेरी हॉबी कुकिंग और डायरी राइटिंग है, मूवीज़ देखना पसंद है। और चलो, तो बेटा क्या लगा, इतने साल से आप तैयारी कर रही हैं, लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था, यस सर। क्यों नहीं हुआ वो 12 सिलेक्शन? कुछ सेल्फ एनालिसिस की होगी जो बड़ी जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो क्या ऐसी कमी लगी और कैसे आपको लगता है इस बार आपने अच्छा काम किया है, तो इस बार आप एश्योर्ड हैं अपने सिलेक्शन को लेकर? सर पिछली बार जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेंस में मेरे जो मार्क्स थे वो सिर्फ 8 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुका था। इंटरव्यू में मुझे अच्छे नंबर मिले थे, 70 नंबर मिले थे। तो सर मैंने उस पर काम किया था इस बारी मैंने, और आंसर को अच्छा मॉडिफाई किया था, डेटा फैक्ट्स अच्छे डाले थे, ज़्यादा मेहनत की थी। इस बार मुझे भी उम्मीद है कि मेरा शायद हो जाएगा सिलेक्शन। तो आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पढ़ाई में भी हो रहा है। यस सर। बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, चैट जीपीटी है, आपने उपयोग करते हैं इसका? सर इस बार किया है मैंने, इस बार वाले मेंस में मैंने चैट जीपीटी का भरपूर इस्तेमाल किया है। तो लगता है काफी सहायक है? बहुत सहायक लगा मुझे। तो जैसे एजुकेशन सेक्टर में जो एआई है, जनरेटिव एआई, वो बहुत परिवर्तन ला रही है। यस सर। तो अगर आने वाले समय में प्रशासन भी एआई से चलने लगेगा तो फिर लोगों की आवश्यकता, ह्यूमन टच की आवश्यकता क्या रहेगी? देखिए आपको इतना फायदा हुआ पढ़ाई में, अभी यही डिस्कोर्स चल रहा है कि कहाँ कहाँ हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर। तो प्रशासन में ऐसा क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं एआई के उपयोग से? चुनौतियाँ सर, प्रशासन में बहुत अच्छा स्कोप है एआई का। उससे सर करप्शन काफ़ी हद तक कम हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है सिस्टम में, स्पीड बढ़ सकती है किसी भी कार्य को पूरा करने की, बहुत जल्दी काम हो सकता है, ट्रैक रखा जा सकता है चीज़ों का। सर जहाँ तक आपकी बात रही कि इस पे ह्यूमन रिसोर्स पे इम्पैक्ट आने की बात रही, तो सर कितना भी एआई टेक ओवर कर ले, पर मुझे लगता है कि जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम होती है स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्ट क्योंकि लोगों से कांटेक्ट में होते हैं, तो जो ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं सर, वो आसानी से समझी जा सकती हैं। उसको सॉल्व करने के लिए एआई की हेल्प ली जा सकती है। एआई पे पूरे तरीके से सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम्स जो हैं वो एआई कैसे समझ सकता है। एआई की मदद से उसका अच्छा क्रिएटिव सोल्यूशन निकाला जा सकता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अब एआई तो मान लीजिए डेटाबेस पे काम कर रहा है। यस सर। जैसे जैसे उसको समस्याएं मिलेंगी, जैसे जैसे उसे प्रोसेस किया जाएगा, वैसे वैसे और बेहतर काम करेगा। यस सर। आपका दिमाग एक जितना आप सोच सकती हैं उतना ही है। वो तो बिल गेट्स का भी दिमाग रखेगा, वो आपके डीएम का भी दिमाग रखेगा, वो बहुत अच्छे से किरण बेदी का भी दिमाग रखेगा और सबको लेके प्रोसेस करेगा। यस सर। तो आपको क्यों नहीं लगता कि वो आपसे बेहतर निर्णय ले पाएगा? क्यों हमें एसडीएम के रूप में हमें कोई किसी एआई को बैठा दे, उसकी जरूरत क्यों नहीं है? हमें क्यों आप चाहिए? सर यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होगा। जैसे कोई गरीब या किसी की प्रॉब्लम है जो आ रहा है, जिसके पास पेपर्स तो नहीं है लेकिन उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। अब मैं फेशियल एक्सप्रेशन से समझ सकती हूँ बहुत सारी चीज़ें। मुझे लगता है एआई में ये थोड़ा सा ड्रॉबैक रहेगा कि सर हम ह्यूमन से अभी कोई एक समिट चलने वाली है इंडिया में इसी बात को लेकर, क्या है और कहाँ चलने वाली है? सर सॉरी, एआई इम्पैक्ट समिट दिल्ली। सॉरी सर, मैंने बहुत बड़ा आयोजन है, पता होना चाहिए। ओके सर। अच्छा ये बताइए कि आपने क्या लास्ट पढ़ाई की थी? सर बीए किया था। बीए में क्या क्या थे सब्जेक्ट? ज्योग्राफी था और पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटिकल साइंस था। तो अच्छा, ये पॉलिटिकल साइंस का नाम पॉलिटिकल साइंस क्यों है? देखिए नाम लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, पढ़ाते हैं ह्यूमैनिटी में। यस सर। ज्योग्राफी इज मोर साइंस, लेकिन उसमें ज्योग्राफिकल साइंस नहीं, उसे ज्योग्राफी कहते हैं। केवल एक सब्जेक्ट मुझे ऐसा मिला जिसमें पॉलिटिकल साइंस लिख दिया।
क्यों ऐसा? सर इतना तो मैंने कभी इस पे सोचा नहीं। अच्छा, जो पढ़ा आपने पॉलिटिकल साइंस में, यस सर। तो सबसे अच्छा अगर हम भारतीय थिंकर में बात करें Yes, तो sir. कौन लगा आपको पॉलिटिकल थिंकर? सर भारतीय थिंकर में तो मतलब गांधी जी थे, अंबेडकर थे, लेकिन ऐसे मैं कोई नाम नहीं याद कर पा रही हूँ स्पेसिफिक बिल्कुल पॉलिटिकल थिंकर। लेकिन बाहर में जेएस मिल और बेंथम का जो थॉट है कि कोई ज़्यादा अच्छा लगा आपको? यूटिलिटेरियनिज्म सर ज़्यादा अच्छा की बात नहीं है, मतलब मैं जो याद कर पा रही हूँ फॉरेन का, इंडिया का भी याद नहीं कर पा रही हूँ पॉलिटिकल थिंकर। अच्छा, पटेली का नाम सुना है? यस सर। उनसे बड़ा थिंकर फिर कौन? यस सर। हैं? यस सर। क्या है उनकी किताब का नाम? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। यस सर। किस विषय पे लिखी गई? सर पॉलिटिक्स मतलब हाउ टू बिकम अ किंग, जो ठीक, पूरे पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नेंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे बुक। लेकिन किताब लिखी गई पॉलिटिक्स पे, लेकिन नाम दिया गया अर्थशास्त्र, ऐसा क्यों? राजनीति शास्त्र क्यों नहीं? जी सर। सर क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल तो अर्थ मीन्स इकोनॉमी का ही होता है, तो मुझे लगता है कि इसलिए शायद अर्थशास्त्र रख दिया है। मतलब सर ये मेरा थिंक। और कुछ सोच सकते हैं? अच्छा, उन्होंने राजा के क्या गुण बनाए थे, शासक के क्या गुण बताए थे जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 300-400 बीसी में था? यस सर। सर उनके हिसाब से जो राजा है उसको जो प्रजा है उसका उससे ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ उससे डिटैच भी होना चाहिए। मतलब उनको इंडिपेंडेंट होके ही जो सही है गलत है उसके लिए आगे कार्य करना चाहिए। और जो दंड की साम दाम दंड भेद उसमें भी उसका मेंशन है। इन चारों चीज़ों को साथ में रख के एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है सर काफ़ी रिलेवेंट है, बुक हर तरीके से रिलेवेंट है, एक राजा की जो क्वालिटीज़ है। और आईआर में भी, इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे अभी भी उनके कुछ सिद्धांत अभी रिलेवेंट हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में? सर जिस तरीके से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का एस्टेब्लिशमेंट कराया था नंदास को हरा के, कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रैटेजिक मूव था, क्योंकि नंदास काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, यूपी में होल्ड रखते थे, यूपी बिहार वाले रीजन में। उनको हराना सिर्फ सैन्य बल पे तो संभव नहीं था, उसके लिए जो स्ट्रैटेजी थी वो अच्छी थी। इस वजह तो इस तरीके से अभी भी जैसे हम पाकिस्तान को देखते हैं या फिर बांग्लादेश के तरफ से भी जो इमिग्रेशन का इशू है या जो चाइना की तरफ से, मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल हो सकता है। साथ ही आपका ज्योग्राफी भी रहा है, इकोनॉमिक्स भी, तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं IST, सॉरी सर, स्टैंडर्ड टाइम। सॉरी सर, जी। ओके सर। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये चार राज्य। यस सर। उत्तर प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? सर मिर्ज़ापुर से। उत्तर प्रदेश को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? सर 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और इंटरनेशनल बॉर्डर पे नेपाल। अच्छा, एक टर्म है सिल्वर इकोनॉमी, सुना है? सर सुना तो है पर अभी बिल्कुल रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। हिंद महासागर की भू राजनीति में भारत का क्या रोल है? सर काफ़ी मेजर रोल है इंडियन ओशन में। इंडिया स्ट्रैटेजिकली कंट्रोल करता है उसको, क्योंकि जो इंडियन पेनिनसुला है वो डोमिनेट करता है रीजन में। उसके साथ ही जो इंडिया है उसकी जो जीडीपी है वो नियर बाय कंट्रीज़, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा है। और एज अ इंडिया बिग ब्रदर एटीट्यूड भी रखता है इन कंट्रीज़ के टूवर्ड्स, जैसे कि भूटान हो गया या फिर मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया। तो सर इंडिया की इकॉनमी जैसे भी ग्रो कर रही है इन देशों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। और क्योंकि इकॉनमी ज़्यादा इंडिया की स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू दीज स्मॉल स्टेट्स,
तो सर इस तरीके से इंडिया का रोल काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इधर भी देखा जाए तो अब भूटान भी चाइना से डायरेक्ट मिलने लगा है। तो जो भारत जो मतलब एक पैरेंट की भूमिका निभाता था सार्क देशों में, एक तरह से देखा जाए तो कुछ प्रासंगिकता घटी है। नेपाल भी देखा ही होगा आपने, काला पानी वाला क्षेत्र जी। तो क्या कारण है कि धीरे धीरे दरक रहा है ये? सर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये तीनों जो हैं और ऊपर से मॉरिशस भी जो मैं देख पा रही हूँ, श्रीलंका, इनके साथ इंडिया के रिलेशन, मालदीव सर, इनके रिलेशंस बिगड़ते जा रहे हैं समय के साथ। भूटान भी पहले जिस तरीके का एटीट्यूड था, अब वो चाइना के टुवर्ड्स, जैसा कि आपने बताया, बहुत ज़्यादा ड्रिवन हो गया। सर इसके रीज़न्स क्या हैं सर? सर मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंडिया में एक वेव चल रही है जिसमें से माइनॉरिटीज़ को लेके थोड़ा सा नेगेटिव माहौल हो गया है, मुझे लगता है इन कंट्रीज़ पे डायरेक्टली उस चीज़ का भी थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। बिकॉज़ हिंदू एक मतलब इंडिया एक हिंदू डोमिनेटिंग कंट्री है। मुस्लिम्स और ये यहाँ पे जैसे कि बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटी है, इस वजह से बांग्लादेश के साथ टेंशन्स हैं। नेपाल में सर टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम देखा जा रहा है, जैसे कि लिपू लेक, काला पानी एरिया नेपाल क्लेम कर रहा है और इंडिया क्लेम कर रहा है। सर भूटान के साथ एग्जैक्ट इशू तो मैं नहीं, भूटान के साथ जो चिकन नेक के साथ जो इशू है थोड़ा सा सर, वहाँ पे जो 22 किलोमीटर का एक चिकन नेक का कॉरिडोर पड़ जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर सर, तो सर उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है डोकलाम इशू। कोई लड़ाई है सर? ये आप अपने से बता रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये है सर? ये फैक्ट है या आप अपनी तरफ से गेस कर रही हैं कि भूटान के साथ चिकन नेक लेकर हमें लड़ाई? सर लड़ाई नहीं है। तो सर ने तो ये पूछा ना कि क्यों हमसे दरक रहा है। अच्छा सर। और आपको लगता है कि भारत में माइनॉरिटीज का दमन हो रहा है? सर मुझे ऐसा हिंदू का वो है सर, दमन नहीं हो रहा है, पर ऐसा माहौल दिख रहा है, पर एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे मुझे तो नहीं लग रहा है सर कि कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जिस वजह से ऐसा क्रिएट हो गया है कि दिख रहा है ऐसा। पर सर अभी आपने देखा बांग्लादेश का चर्चा किया, आज का न्यूज़ में देखा बांग्लादेश से क्या खबर आ रही है? क्या देखा सर? वहाँ पे जीत गई है BNP पार्टी जो है, 212 सीट की मेजॉरिटी मिल गई है उनको। किसके सहयोग से? किसके 1 करोड़ हिंदू वोटर्स की वजह से हुआ है, उसने जीत करके आए हैं, काफ़ी सपोर्ट किए हैं। तो एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक भी किया जा सकता है। मतलब ये सर अब प्रेडिक्ट भी किया जा रहा है कि अब इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे भारत के। स्वाति, अपनी दिनचर्या बताएंगी क्या? यस मैम। यस प्लीज। मैम सुबह 7 बजे उठती हूँ, उसके बाद अपना खाना, नहाना और उसके बाद खाना स्वयं बनाती? यस मैम। तो उसके बाद नहाना, फिर पढ़ाई के लिए बैठ जाना, फिर दोपहर के आसपास एक ब्रेक लेती हूँ जिसमें फिर से लंच रहता है, फिर थोड़ा आराम रहता है, फिर उसके बाद शाम से फिर से पढ़ाई का रहता है। शाम को अगर दोस्त हैं, मन हुआ तो बाहर जाना थोड़ा सा, वरना फिर से शाम को कुकिंग करना, खाना, पढ़ना। और कितने घंटे पढ़ती हैं? सर मैम आजकल 6-7 घंटे की एफिशिएंसी निकल 8 घंटा। ये आर्टिकल 21 में कुछ जोड़ा गया है अभी हाल फिलहाल में, क्या है महिलाओं को लेकर? महिलाओं को लेकर स्पेसिफिक? सॉरी मैम। अच्छा, संविधान संशोधन 73वां और 74वां क्या है? मैम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए था, और 74th अमेंडमेंट एक्ट म्यूनसिपैलिटी के लिए था मैम, जिसमें इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायती राज इलेक्शन में, जिसमें 3 टियर गवर्नमेंट जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम करेगी, इस तरीके से। ठीक है। आप किसी ज़िले में SDM नियुक्त हैं और आप जिस तहसील में हैं वहाँ के अधिकतर 80% गाँव में जो है सरपंच महिलाएं हैं, तो उन सरपंच महिलाओं के सहयोग से
आप महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जिनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से करवाएंगी और उनका आउटपुट भी अच्छा सरकार को मिले, ऐसा आप करेंगी? और स्कीमों का नाम बताते हो, इसको सॉल्व कीजिए। ओके मैम, उत्तर प्रदेश में जो वुमेन है उनकी जो 3-4 सबसे मेजर प्रॉब्लम्स है वो है एजुकेशन, हेल्थ और जो एक पेट्रियार्कल माइंडसेट से जो वुमेन वहाँ की जूझ रही हैं, जो उत्तर प्रदेश में देखा गया है। इन तीनों को सॉल्व करने के लिए सरकार ने भी स्कीम्स चला रखी हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, जिसमें 25,000 रुपये तक 6 फेजेज़ में दिए जाते हैं। इसमें देखा जाएगा कि फीमेल फीटिसाइड को रोका जाए, उसके साथ एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज ना हो और एजुकेशन अच्छा हो वुमेन का। इसके टूवर्ड्स इसको इसलिए सरकार ने इसको लॉन्च किया था स्कीम को, जो कि काफ़ी अच्छा कर रही है। सर दूसरा देखा गया है, दूसरी जो स्कीम है मिशन शक्ति। ओके मैम, मेरा रोल जो मेरा रोल रहेगा मैम इन स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का रहेगा। आप अकेले नहीं करेंगी, उसमें आपके जो तहसील के गांव हैं उनकी महिला सरपंच भी होंगी। यस मैम। उनके साथ मिलकर आपको कार्य करना। मैम अवेयरनेस, मैं सबसे ज़्यादा कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करूँगी, जिसमें इनको बुला के स्कीम्स को समझाऊँगी कैसे वो आगे इस फर्दर स्कीम्स को ग्रास रूट लेवल पे और एक्चुअल गांव की बेटियों और महिलाओं तक पहुंचाती हैं। प्लस उसके साथ मैं स्किल डेवलपमेंट पे भी वर्क करूँगी कि कैसे वो अपनी आजीविका निकाल सकती हैं। पर उत्तर प्रदेश में तो अधिकतर मैंने देखा है सर के कागजों में महिलाएं प्रधान होती हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व तो पुरुष करते हैं। मैम तो इसका यस मैम इसका ये रेशो कैसे बढ़ाएंगी इस चीज़ को जो नेगेटिविटी है इसको कैसे हटाएंगी कि महिलाएं आपकी मीटिंग में आएँ? मैम इसके लिए बिल्कुल जो रेगुलर मीटिंग्स है वो ऑर्गेनाइज़ की जाएंगी, और जो प्रधानपति का कॉन्सेप्ट आ गया है जो बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली में, इसको बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि महिलाएं इतनी सक्षम हैं कि अपने लिए डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं और कहीं से भी पुरुषों से कम नहीं है। ये बात उनको बस एहसास दिलाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है बात करके, अवेयर करके इसको टैकल किया जा सकता है। ठीक है। एक साड़ी जो आप पहने हैं कितने मीटर की होगी? मैम 5.5